नमस्कार, एनबी न्यूज वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धनेश्वरी दिवांगन। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के 5 अन्य नेताओं के खिलाफ डीडीसीए विवाद में उन पर कथित आरोप लगाए जाने को लेकर आपराधिक मानहानि की शिकायत दाखिल की। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने डीडीसीए विवाद के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि शिकायत दाखिल की। जेटली ने अदालत में कहा कि उन्होंने डीडीसीए से एक पैसा भी नहीं लिया और केजरीवाल तथा अन्य ने उन पर बेबुनियाद और अपमानजनक आरोप लगाए। जेटली आज दोपहर बाद पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे। अब इस मानहानि केस की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी। इससे पहले जेटली ने उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कथित झूठे और मानहानि वाले बयान जारी करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के 5 अन्य नेताओं के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दीवानी मानहानि का मुकदमा दायर किया। भारत के इतिहास के सबसे बर्बर बलात्कार कांड में शुमार दिल्ली गैंगरेप कांड में नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली महिला आयोग की याचिका खारिज हो गई है। पूरे देश को हिलाकर रख देने वाली दिल्ली गैंगरेप के नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग की याचिका खारिज करते हुए कहा कि दोषी को और जेल में नहीं रख सकते। कोर्ट ने स्वाति मालीवाल से पूछा कि किस कानून के तहत हम नाबालिग दोषी को जेल में रख सकते हैं। वहीं इस फैसले पर निर्भया के माँ बाप ने बेहद निराशा जाहिर की। निर्भया की मां ने कहा कि इस देश में इंसाफ नहीं है, दोषी को फांसी पर लटकाया जाए। वहीं पिता ने कहा कि हमें शुरू से ही पता था कि हमें कुछ नहीं मिलेगा। बता दें कि दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने देर रात सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसके बाद आरोपी की रिहाई का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। पिछले कई दिनों से नेपाल में पारित किए गए नए कानून के बाद आंदोलन कर रहे मधेशियों की मांग को सुनने के लिए पहली बार नेपाल सरकार की तरफ से नए कानून में संशोधन करने का बड़ा फैसला लिया है। नेपाल में मौजूदा राजनीतिक संकट को जल्द हल करने के लिए मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस और आंदोलनकारी मधेसी सहमत हो गए हैं। नए संविधान के विरोध में मधेसी आंदोलन और भारत से लगी सीमा पर नाकेबंदी के चलते वहां राजनीतिक संकट कायम है। नेपाल कांग्रेस और यूनाइटेड मधेसी डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रतिनिधियों की एनसी अध्यक्ष सुशील कोइराला के निवास पर शनिवार को बैठक हुई। इसमें मौजूदा मुद्दों और तराई क्षेत्र में जारी हिंसा पर चर्चा की गई। नेपाली कांग्रेस ने मधेसी फ्रंट से संविधान संशोधन प्रक्रिया के जरिए संकट हल करने में मदद करने का आग्रह किया। डीडीसीए में कथित घोटाले पर केजरीवाल सरकार के निशाने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली को पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के बाद अब गौतम गंभीर और ईशांत शर्मा का भी साथ मिल गया है। इंडिया क्रिकेट टीम के शानदार सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और शिखर धवन डीडीसीए में भ्रष्टाचार के कथित आरोप से जूझ रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली के समर्थन में मैदान में कूद गए हैं। घरेलू राज्य दिल्ली की ओर से खेलने वाले वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर ने ट्विटर के द्वारा देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली का समर्थन किया है। भारतीय धुरंधर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि डीडीसीए में मेरा कार्यकाल के समय यदि मुझे किसी खिलाड़ी के आश्चर्यजनक तरीके से टीम में चयनित होने की जानकारी के बारे में मालूम होता तो मैं तुरंत इसके बारे में अरुण जेटली को अवगत कराता था और अरुण जेटली भी तुरंत मेरी बातों पर गलती सुधारते और सुनिश्चित करते थे कि योग्य खिलाड़ी को न्याय मिल जाए। वहीं गौतम गंभीर ने ट्वीट के जरिए कहा कि डीडीसीए में भ्रष्टाचार के लिए अरुण जेटली जी को दोष देना यह हर प्रकार से अनुचित है। अरुण जेटली ऐसे इंसान हैं जिन्होंने बिना जनता के पैसे का उपयोग किए दिल्ली में स्टेडियम बनवा दिया। सहवाग गंभीर के साथ साथ शिखर धवन ने भी ट्वीट के जरिए जेटली का समर्थन किया। पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन स्कीम के तहत ऑनलाइन खाता खोलने के लिए आधार नंबर की अनिवार्यता खत्म कर दी है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऑनलाइन पंजीकृत होने वाले नेशनल पेंशन सिस्टम के नए ग्राहकों के सत्यापन के लिए आधार संख्या की जगह स्थायी खाता संख्या का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पीएफआरडीए के अध्यक्ष हेमंत जी कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, ऑनलाइन एनपीएस खाता खुलवाने वाले आधार संख्या की जगह पैन कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। एनपीएस खाता ऑनलाइन खोलने के लिए पैन और बैंक केवाईसी के जरिए सत्यापन की शुरुआत हो गई है।
उल्लेखनीय है कि आधार संख्या आधारित ऑनलाइन एनपीएस खाते की शुरुआत पायलट आधार पर की गई थी, लेकिन आधार के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए इसे बंद कर दिया गया। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि पैन सत्यापन सुविधा के तहत एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पर अपना खाता देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडरी स्थित श्याम प्लाजा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों को पता चला कि 7 वर्षीय मासूम का हाथ एस्केलेटर में फंस गया। मामले की सूचना मिलते ही पहुंची रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन चलाकर बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया। उसे उपचार के लिए अंबेडकर अस्पताल में ले जाया गया। श्याम प्लाजा में साफ सफाई करने वाली महिला अपने बच्चे के साथ यहां पहुंची थी। उसका बेटा साजन वहीं पर खेल रहा था। बताया जा रहा है कि खेलते हुए बच्चे का गमछा एस्केलेटर में गिर गया। इसी दौरान गमछे को निकालने के दौरान उसका बाएं हाथ एस्केलेटर में फंस गया। घबराई उसकी मां ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही डॉक्टर, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। करीब 2 से ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बच्चे को उपचार के लिए अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो साजन डहरिया नाम का 7 वर्षीय बालक है, जिसकी माता जो है वो यहीं पे सफाई करने का काम करती है। खेलते खेलते उसका हाथ जो है वो एस्केलेटर में फंस गया था और लगभग 2 घंटे की मेहनत के बाद उसको निकाल के अभी हॉस्पिटल ले जाया गया है। बंगबंधु समाज के हजारों लोगों ने सोमवार को अपनी 4 सूत्री मांग को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा घेरने रैली निकाली। विधानसभा जा रहे समाज के लोगों को प्रशासन ने सप्रे स्कूल चौराहे पर रोक दिया। बंग समाज के लोगों को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थी। वहीं बंग समाज के 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। बंगबंधु समाज पखांजूर को जिला बनाए जाने, बंगला भाषा को 12वीं कक्षा तक अनिवार्य करने, बंगाली नमो शूद्र को अनुसूचित जाति में शामिल करने, कपाली व अन्य बंगाली जातियों को ओबीसी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल एवं कोटा विधायक कवासी लखमा भी बंगबंधु समाज के लोगों के साथ प्रदर्शन में शामिल होकर अपना समर्थन दिया। साथ ही बंगबंधु के नेताओं ने कहा कि हम मुख्यमंत्री को बस्तर में नहीं घुसने देंगे। वहीं कवासी लखमा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने चुनाव से पहले बंगबंधु समाज की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन जीतने के बाद एक भी वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा सही बात के लिए समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग छुटपुट नेता पखांजूर में जाके हम जिला बना देंगे, तुम लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र देंगे, तुमको जमीन बेचने का अधिकार देंगे, लेकिन 12 साल के बाद भी ये काम भी नहीं हुआ है। उसी के खिलाफ पूरा पखांजूर जिले के कांकेर, कोंडागांव, चुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर संभाग के बंगाली समाज के लोग आए हैं। उसको अधिकार जांच मांग है, उनको पूरे तरह से हम समर्थन करते हैं। पखांजूर जिला अगर रमन सिंह नहीं करेगा तो अगले कांग्रेस का गवर्नमेंट आएगा, जरूर होगा। बंगाली समाज के जो 4 प्रमुख मांग है उसे हम समर्थन करते हैं। रमन सिंह ने इनके साथ धोखा किया है। इनके जाति प्रमाण पत्र देने की बात उन्होंने कही थी, जमीन को बेचने का अधिकार की बात उन्होंने की थी, भाषा का इन्होंने आश्वासन दिया था और पखांजूर को जिला बनाने का आश्वासन दिया था। चारों वादे से मुकर गए हैं और इसलिए बंगाली समाज के हजारों भाई बहने आज राजधानी में आए हैं। मैं उनके मांगों को समर्थन करता हूं। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं प्रदेश सचिव संदीप तिवारी की अध्यक्षता में जिला पंचायत में ज्ञापन सौंपा गया। जिला पंचायत में शिक्षा कर्मियों के ट्रांसफर में शासन के बनाए नियमों के विरुद्ध स्थानांतरण में गड़बड़ी को लेकर युवा कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा। जिला पंचायत सीईओ से बातचीत कर उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर कार्यवाही किए जाने की मांग की। रायपुर जिला पंचायत में शिक्षा कर्मियों के स्थानांतरण में गड़बड़ी पाई गई है। हम उसकी निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आज युवा कांग्रेस के बैनर तले सचिव महोदय को ज्ञापन देने आए थे और 1 सप्ताह के अंदर इस पर कार्रवाई की मांग की है तथा ये पूरे स्थानांतरण को रद्द कर इसमें जांच कमेटी बैठाया जाए और जो भी स्थानांतरण किया गया उसको रद्द किया जाए। अगर 1 सप्ताह के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं की जाती तो युवा कांग्रेस पूर्ण आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। इसमें एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें जिला पंचायत में शिक्षाकर्मी के ट्रांसफर पे इनको आपत्ति है, परंतु मुझे लगता है जो भी ट्रांसफर होता है वो नियम के अनुसार होता है
पर उनको बताया गया है कि इसका हम परीक्षण करवा लेंगे, कितने ट्रांसफ़र हुए हैं, क्या हुए हैं। अगर नियम के बाहर हुए हैं तो वो भी हम दिखवाएंगे और फिर जैसा होगा इसमें कार्रवाई करेंगे।